नमस्कार दोस्तों, द एडी पॉकेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात की, फिर हम लोगों ने कंसिस्टेंटली एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में बात की, फिर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल्स पर बात की। लास्ट हम लोगों ने जो अपना वीडियो देखा था उस वीडियो में हम लोगों ने मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे मॉज़ले की पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने उस पर बात की थी। जब वीडियो ख़त्म हो रहा था तब मैंने आप लोगों से कहा था हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अफबाउ सिद्धांत के अंदर अनुसार भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो ऑर्बिट जिसमें ऊर्जा बहुत कम होती है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसके बाद जिसकी थोड़ी उससे ज़्यादा होती है फिर उससे ज़्यादा ऐसे एंटर करता है, यानी सबसे कम वाले में सबसे पहले एंटर करता है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा वाले में, इस तरीके से लगातार कंसिस्टेंटली जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल के अंदर एंटर करते रहता है। हम सेल की बात करें तो हम लोगों ने नील्स बोहर का जब एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तब हम लोगों ने सेल और ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था। सेल और ऑर्बिट का रिलेशन यूँ समझे कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्कूल का स्टूडेंट है जिससे पूछा जाता है कि वो कहाँ पढ़ने जाता है तो वो कहता है मैं XYZ जो भी स्कूल है उसमें पढ़ता हूँ। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन से पूछे कि वो कहाँ रहता है तो बात आती है एटम पर। वो एटम में रहता है, एक परमाणु में रहता है। बच्चे से पूछते हैं स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए कि वो एटम में कहाँ रहता है तो जवाब आता है सेल। बच्चे से पूछा जाता है कि आप इस स्कूल में पढ़ते हो, आपकी क्लास कौन सी है, यानी कौन सी कक्षा में बैठते हो। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए भाई सेल में बैठते हो, सेल में आप कहाँ बैठते हो, आपका रूम कौन सा है तो नाम आता है ऑर्बिट। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अफबाउ सिद्धांत ये कहता है कि सबसे कम ऊर्जा जो होती है, जैसे बात करें अपन लोग पहले अफबाउ सिद्धांत से पहले बात करते हैं हम लोग, जो नील्स बोहर का जो हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, नील्स बोहर ने कहा कि K, L, M, N ये सभी सेल होती है। नील्स बोहर ने कहा इन सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 2n² के फॉर्मूले से भरी जाती है। हम लोगों ने बात की थी कि K जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी इसका n जो है वो 1 है, इसका n 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 2n² के फॉर्मूले से 2 × 1 का स्क्वायर 2, 2 × 2 का स्क्वायर 8, 2 × 3 का स्क्वायर 18, 2 × 3 का स्क्वायर 18, 2 × 4 का स्क्वायर 32। यानी K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, M में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं और N में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। अब बात करते हैं, हम लोगों ने कहा कि भी सेल में भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं। हम लोगों ने 4 तरीके के ऑर्बिट पढ़े, S ऑर्बिट, क्लियर, P ऑर्बिट, D ऑर्बिट और F ऑर्बिट। अब S जो है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P जो है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D जो है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F जो है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
अब हम इन्हीं ऑर्बिट के अकॉर्डिंग हमारे एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कम एनर्जी वाले ऑर्बिट या कम एनर्जी वाली सेल जो होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां एंटर करता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले एस में एंटर करेगा के अंदर, फिर पी में एंटर करेगा, फिर डी में एंटर करेगा, फिर एफ में एंटर करेगा। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो इसका मतलब इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? एस में। नेक्स्ट ऑर्बिट में बात करें, हर एक सेल का अपने अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। जैसे के जो है तो के का एसपीडीएफ अलग होगा, एल जो है एल का एसपीडीएफ अलग होगा, एम का एसपीडीएफ अलग होगा, एन का एसपीडीएफ अलग होगा। चूंकि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें केवल एस ऑर्बिट पाए जाते हैं। एल की बात करें तो मैंने कहा एस में 2 और पी में 6, इसका मतलब एल के अंदर एस और पी दोनों ऑर्बिट होते हैं, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 आगे एस में और 6 आगे पी में। एम में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहा एस में, 6 इलेक्ट्रॉन कहा पी में, और डी इलेक्ट्रॉन आपके 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में। इसका मतलब एम के अंदर एस, पी और डी तीनों ऑर्बिट पाए जाते हैं। एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन है, 2, 6, 8, 10, 18 और 14, 32, यानी एन के अंदर एस, पी, डी और एफ ये चारों ऑर्बिट पाए जाते हैं। आप एक बार देखें इस बोर्ड के अंदर, आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप क्वेरीज करें, आप अपने मैसेज के थ्रू या हमें फोन कर सकते हैं। मैंने आपसे कई बार कह दिया है, आपकी कोई भी क्वेरीज हो। अब इन्हीं के अनुसार जो है वो हम लोगों को अपने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो है वो हमारा इसी तरीके से रहेगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 10th स्टैंडर्ड पर 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो एसपीडीएफ के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट जो है, या आपसे केवल यही पूछ लिया जाता है कि भाई सीधे इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। 2 तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आता है। हम बात करते हैं पहले एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग, जो अभी अपन लोगों ने बात की है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, और वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा सेम होती है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो मैंने कहा इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसके अंदर 1 प्रोटॉन है। जब इसके अंदर प्रोटॉन 1 है तो हम बात कर चुके हैं पहले भी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन लोग, 1 प्रोटॉन है यानी इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ये जाएगा एस के अंदर। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने लिख दिया 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा ऊपर लिखनी है। अब आपका प्रश्न आता है 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एस के आगे जो 1 संख्या लिखी गई है, ये 1 डिनोट करती है सेल के को। हमने कहा था 1 वैल्यू किसकी होती है? के की। 2 वैल्यू किसकी होती है? एल की। 3 वैल्यू किसकी होती है? एम की। 4 वैल्यू किसकी होती है? एन की। तो ये 1, 2, 3, 4 जो आगे लिखा जाएगा ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं हीलियम की। एटॉमिक नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें इसके, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में था तो वो एस में चला गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने पहले भी कहा है सबसे पहले हमेशा के जो ऑर्बिट जो है वो फिल होगा, तो के में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये 2। 3 पर बात करें
हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हम 10 तक बात करते हैं। अब लिथियम, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हमेशा K भरा जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो L में जाएगा, तो सबसे पहले L में 2 लिखता है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L को। फिर L के अंदर मैंने कहा सबसे पहले हमेशा S ऑर्बिट में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1। बेरिलियम 4, तो 1s2 2s2, 1s2 2s2। अब बेरिलियम जो है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, S पूरा भर गया है क्योंकि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा P में। अब देखो मैंने इसके आगे 2 लगाया है, ये 2 फिर कह रहा हूं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमेशा 2 रिप्रेजेंट करता है किसको? L को, यानी सेल को रिप्रेजेंट करता है, कोष को रिप्रेजेंट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2। देखो 2 2 4 और 2 6, 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 3 7, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाएंगे। अब ये 2 पूरे होंगे, अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो K, L और M में जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर बात करते हैं अपन लोग 11 नंबर पर, सोडियम। 1s2 2s2 2p6, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 और 4 10। अब ये L पूरा भर गया, K पूरा भर गया, अब M की बारी है, 3s1। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6। अब देखो 2p6 3s2 और ये 3p आ गया, 3p1। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 18 आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो यहां पर K पूरा, इसके अंदर ये L पूरा भर गया। अब गौर कीजिएगा यहां M के अंदर S और P ये पूरा भर गए आर्गन तक। यहां के बाद जब अपन लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है इलेक्ट्रॉन भरने के अंदर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन या उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा जिसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। तो यहां से कुछ परिवर्तन नजर आएगा।
यहां तक अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर में आने वाला क्वेश्चन वही है, पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो वहीं पर बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है 19 नंबर पर बात करते हैं, पोटेशियम यानी K। 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये K पूरा भर गया, L पूरा भर गया, अब M के अंदर यहां 3d आता है भाई। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाना चाहिए, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन 3d में ना जाकर 4s में जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आपका यहां प्रश्न आएगा कि सर ये सीधा 4s में क्यों आया? क्योंकि 4s की एनर्जी 3d के कंपैरिजन में कम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर करता है और उसके बाद जो है वो 3d में जाता है। चूंकि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम 3d की तो बात ही नहीं करेंगे। यहां पर यहां 4s में इलेक्ट्रॉन आ गया। 20 नंबर पर बात करें, कैल्शियम, वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2। यहां पर देखो, यहां पर ऑर्बिट ही चेंज हो चुका है, यहां सेल भी चेंज हो गई। 3d में आना चाहिए था, यानी थर्ड नंबर जो सेल जो है उसमें आना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। अब आप जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, या जब आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर वैलेंसी की परिभाषा पढ़ी होगी कि कोई भी एटम जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है पूरा। इसके लिए वो तो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों है समझिएगा। यहां बात करें 6 + 2 8, 6 + 2 8, यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट में या तो 2 जो मिनिमम वाले जो हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहां तक बात करें तो ये 2 वाले हैं। बेरिलियम के बाद बोरॉन तक बात कर सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। उसके बाद बात करें तो वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, इसलिए ऑक्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखते हैं इस फॉर्म में भी लिखते हैं, 2 8 8 इस फॉर्म में भी लिखते हैं। अब देखो मुझे पोटेशियम का लिखना है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 है, 2 8 8 18 इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पोटेशियम का लिख रहा हूं, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 2 10। अब अगर मैं 8 के 8 पूरे लिख दूं तो 18 हो जाते हैं, तो ये 18। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो ये 1। कैल्शियम का लिखूं 2 8 8 2। मैं सोडियम का लिखूं 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर याद करें, सोडियम 11 नंबर पर आता है, 2 और 8 10 और 1 11। मुझे नाइट्रोजन का लिखना है फॉर एग्जांपल, तो नाइट्रोजन का 7 होता है 2 और 7 होता है 2 ये रहा और 5। तो ये जो क्रम रखना है अब आपको, ये वाला, इस क्रम को फॉलो करते हुए इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th क्लास के स्टैंडर्ड पर आप लोगों से लिखे जा सकते हैं। ये नाइट्रोजन का है, ये सोडियम का है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप बहुत आसानी से इस गणित को फॉलो करते हुए आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत आसान तरीका है। 2 8 8 18 के फॉर्म में। अब 2 8 8 18 का फॉर्म का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आपको 2 लिखना है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ही 2 लिखोगे। जैसे हाइड्रोजन है, अब उसका 1 ही है तो आप 1 ही लिखोगे। इसी तरीके से आप मान लो ऑक्सीजन लिख रहे हो तो ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो पहले सबसे पहले 2, फिर बचे 6, ये 6। अगर मान लो यही आर्गन या आर्गन का ना हो, सॉरी नियोन का होता तो 2 8, 2 और 8 कितने हो गए 10। अगर यही मैं लिखता मैग्नीशियम का तो 2 8 और 2 ऐसे 2 8 पूरे हो गए
8 के बाद यहाँ 8 पूरे करने, फिर आपको 18 पूरे करने। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर बैठकर इन सारों की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करके अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। आप लोग मुझे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है उस पर आप फ़ोन पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों से पेपर में जनरली पूछी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, हम बात करते हैं क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन पर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जब हम लिखने बैठते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको और नहीं समझ में आएगी। देखो हम अभी तक जैसे भरते आए हैं उसके अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखो कितने हो गए, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18। अब 3s और 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तो पहले 4s भरेगा, तो 18 और 2 20, अब 4 बचे हैं, तो नेक्स्ट जाएंगे 3d में 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है क्रोमियम का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का गलत है, ये अपवाद के तौर पर आता है। क्यों गलत है? क्योंकि d जो है इसमें मैक्सिमम, d ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बात फाइनली दुनिया के सामने आई कि अगर किसी ऑर्बिट के अंदर उसका जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके आधे इलेक्ट्रॉन भर जाए, यानी अर्धपूरित हो जाए, यानी सेमी फिल्ड हो जाए, आधा भर जाए, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। उसका स्थायित्व चूंकि बढ़ाना था तो इलेक्ट्रॉन 4s जो है वो किस में आ जाता है, 3d में। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ गया, 3d के अंदर। यहां रह गया 4s1 और ये हो गया 3d5। 5 होते ही ये 10 का आधा हो गया। 10 का आधा होते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया, यानी क्रोमियम जो है वो इस फॉर्म के अंदर स्टेबल हो गया। उसकी स्टेबिलिटी के कारण ये जो है वो 3d5 के रूप में लिखा जाता है। इसी तरीके से एक और अपवाद है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखो 29 इलेक्ट्रॉन है, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 18 और 2 20, 29 है, तो 3d9। अब 3d9 बनता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत है, क्योंकि अगर इसके d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, आपका यहां प्रश्न होगा सर इसको आपने निकाल दिया और यहां 10 भरने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? भैया ये 4s है, 4s मतलब 4 नंबर पर आप सेल, 4 नंबर सेल पर बात कर रहे हैं। 4 नंबर सेल कौन सी होगी, n के अंदर क्या क्या होता है, 4s भी होता है, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। तो ये तो 4 यानी 4 नंबर सेल तो पूरी भरेगी ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन d में भर दूं तो ये वाली सेल जो है वो पूरी भर जाएगी। हम यूं कहें कि 2 बच्चे हैं जो दोनों ही भूखे हैं, एक बच्चा जो है उसको अगर एक रोटी मिल जाए तो उसका पूरा पेट जो भर जाएगा, और एक बच्चे ने एक रोटी खाई है और उसे अभी तक बहुत सारी रोटियां खाने की इच्छा है, तो उसे अगर मैं एक रोटी दूं तो उसका तो पेट भरेगा नहीं, यानी 4 का तो पेट भरेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं डी वाले को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसका तो पेट भर जाएगा। इसका पेट भरते ही क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, यानी एटम जो है वो स्टेबिलिटी की ओर चला गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो स्थायित्व की तरफ बढ़ गया। और हर एक दुनिया की हर एक चीज जो है वो स्टेबिलिटी चाहती है, स्थायित्व चाहती है, इसीलिए वो रासायनिक क्रियाएं करती हैं, इसीलिए वो रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। मैं आपके सामने वीडियो लेकर खड़ा हूं, स्थायित्व के लिए खड़ा हूं। दुनिया की हर चीज जो है आप वीडियो देखोगे, आप इस वीडियो से कोई भी काम करोगे वो भी स्थायित्व के लिए ही करोगे। तो स्थायित्व के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s का एक और इलेक्ट्रॉन एक बार फिर यहां से निकलता है और 3d में आ जाता है, और कॉपर जो है वो अपना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर जो है वो स्थायित्व की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनता है और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये वाला बनता है। और चूंकि ये अपवाद के तौर पर है तो जनरली पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपवाद हो, ये पेपर का एक कॉमन फिनोमिना है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप जब कभी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करोगे तो जनरली पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे मेंडलीव की पीरियडिक टेबल और मोज़ले की पीरियडिक टेबल जो है उसमें डिफरेंस क्या आता है या उसकी कंपैरेटिव स्टडी। देखो, आपसे पेपर में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो केवल आप अंतर लिखते हो, लेकिन अगर आपसे कंपैरेटिव स्टडी पूछा जाए तो आपको समानता और असमानता यानी सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज दोनों लिखनी होती है। ये पेपर में क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपको दोनों लिखना है या दोनों में से केवल एक ही लिखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक टेबल ऑफ मोज़ले एंड मेंडलीव। अब बात करते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उन पर बात करते हैं। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। सेकेंड बात करें, देयर इज नो प्रोविजन फॉर आइसोटॉप्स। हम लोगों ने पढ़ा था इसकी कमी थी, क्योंकि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो उसके पर्सपेक्टिव या रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट जो होता है उसके समान ही होते हैं, तो आइसोटॉप को उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ ही रख दिया गया, जबकि मेंडलीव पीरियडिक टेबल के अंदर आइसोटॉप को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। इसमें रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ ही रख दिया तो इसको स्थान मिल गया। कई जगह पर हम लोगों ने उसका एक पढ़ा था नियम कि उसने अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर को तोड़ा था। ही ब्रोक डाउन इट्स रूल। जो पीरियडिक लॉ जो था उसने उसको ब्रेक किया। कहां पर ब्रेक किया? कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो 58.9 EMU है, निकल का जो है 58.7 है। चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसका कम एटॉमिक वेट होता है वो पहले आता है और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है वो बाद में आता है, जबकि उसने कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में रखा था। यहां पर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी जो है आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर नहीं मिलती है। ईच ग्रुप एक्सेप्ट 18 ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। उसने जो 8 ग्रुप बनाए थे उनमें से 7 ग्रुप को उसने ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन 8 नंबर ग्रुप जो था जिसको उसने 0 ग्रुप कहा था उसको उसने कोई भी ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, जबकि ऐसा कोई भी सब डिवीजन जो है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आपको नहीं मिलता है। मेटल और नॉन मेटल जो है उनको उसने एक ही ग्रुप में रख दिया, यानी कोई डिफरेंस नहीं किया, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर मेटेलॉइड्स की जो जिगजैग लाइन है वो मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आप मेंडलीव की पीरियडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रेडिक्शन पढ़ा है। हम लोगों ने SPD ग्रुप जो है उन पर बात की है, क्योंकि मेंडलीव ने ये चीजें बताई नहीं थी, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर बताई गई थी। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप की संख्या जो है वो 8 थी, जबकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप की संख्या जो थी वो 18 थी। नेक्स्ट डिफरेंस पर बात करते हैं, देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन। मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इस पर रीजन हम लोग बात कर चुके हैं मेंडलीव की पीरियडिक टेबल जब अपन लोगों ने बात की थी। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर हम लोगों को मालूम है हाइड्रोजन जो है उसको S ब्लॉक यानी फर्स्ट नंबर ग्रुप जो है जिसे एल्केलाइन मेटल्स कहते हैं उनके साथ रखा गया। मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है उनका प्रेडिक्शन किया फॉर फ्यूचर डिस्कवरी के लिए। इक्का बोरेन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन, इन पर भी बात कर चुके थे अपन लोग। और
ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन जो है फ्यूचर के एलिमेंट के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं किया गया। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो पाया जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारे बहुत वीडियो जो हैं वो मिले हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुँचा भी रहे हैं। लॉकडाउन या जीवन में कभी भी जब भी हमारे इस YouTube वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट पड़े, हम उम्मीद करते हैं हम आपकी आशाओं पर हमेशा खरे उतरेंगे। आप लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारा चैनल द एडू पॉकेट YouTube चैनल। धन्यवाद। नेक्स्ट डिफरेंस पर बात करते हैं। देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इस पर रीजन हम लोग बात कर चुके हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जब अपन लोगों ने बात की थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों को मालूम है हाइड्रोजन जो है उसको एस ब्लॉक यानी फर्स्ट नंबर ग्रुप जो है जिसे एल्केलाइन मेटल्स कहते हैं उनके साथ रखा गया। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है उनका प्रेडिक्शन किया फॉर फ्यूचर डिस्कवरी के लिए। इक्का बोरेन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन, इन पर भी बात कर चुके थे अपन लोग। और ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन जो है फ्यूचर के एलिमेंट के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं किया गया। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो पाया जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारे बहुत वीडियो जो हैं वो मिले हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचा भी रहे हैं। लॉकडाउन या जीवन में कभी भी जब भी हमारे इस YouTube वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट पड़े, हम उम्मीद करते हैं हम आपकी आशाओं पर हमेशा खरे उतरेंगे। आप लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। हमारा चैनल द एडू पॉकेट YouTube चैनल। धन्यवाद।